दोस्तों नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान फौज गजवाए हिंद की मुजाहिदीन। लाल टोपी जैद हामिद ने अब हिंदुओं के खिलाफ उगला है जहर। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इसने। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मालदीव के राष्ट्रपति बनते ही भारत के खिलाफ ले लिया बड़ा एक्शन। बताएंगे चीनी समर्थक मालदीव के नए राष्ट्रपति का भारत के खिलाफ बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि 24 घंटे के भीतर ही ट्रूडो के ढीले पड़ गए तेवर। कहा आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे भारत। जी हां दोस्तों, भारत को रिक्वेस्ट किया गया है ट्रूडो के द्वारा। दोस्तों बताएंगे आपको एक से एक बड़ी खबरें। बनेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की जहां पाकिस्तान फौज गजवाए हिंद की मुजाहिदीन। लाल टोपी जैद हामिद ने अब हिंदुओं के खिलाफ उगला जहर। बता दें पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद ने एक बार फिर भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। जैद हामिद ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज गजवाए हिंद की मुजाहिदीन है, वो भारत के हिंदुओं के खिलाफ 1947 से जंग लड़ रही है। लाल टोपी ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ हुई हर एक जंग गजवाए हिंद है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली के बाद अब पाकिस्तान फौज ने भारत के हिंदुओं के खिलाफ गजवाए हिंद में मुजाहिदीन बनकर शामिल है। ये वही पाकिस्तानी लाल टोपी वाला है दोस्तों जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सबूत मांगा था। दोस्तों एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में जैद हामिद ने कहा कि बिल्कुल साफ बता दे कि सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक हिंदुस्तान के हिंदुओं से होने वाली हर एक जंग गजवाए हिंद में शामिल है। गजवाए हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, ये एक सीरीज है जिसका आगाज मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। सुल्तान मोहम्मद गजनवी भी गजवाए हिंद की मुहिमों में शरीक होते थे। उसके बाद सुल्तान साहबुद्दीन गोरी और अहमद शाह अब्दाली और अब पाकिस्तानी सेना जो भारत के मुशरिकों यानी कि अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत करने वालों के साथ जंग में है। ये सब गजवाए हिंद की अलग अलग मुहिमों के नाम है। जैद हामिद ने आगे कहा कि अब जिस चीज का सवाल आगे उठाया जा रहा है कि गजवाए हिंद की आखिरी मुहिम कब होगी। 1948 में भी जब हमने हिंदुस्तान से जंग किया मुशरिकों से, वैसे ही 1971, 99 जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी झड़पें होती हैं ये सभी गजवाए हिंद की मुहिम में है। वो तमाम पाकिस्तानी मुसलमान जो हिंदू मुशरिकों के साथ हालत जंग में हैं, चाहे सोशल मीडिया पर है, इंफॉर्मेशन वारफेयर में है, इकोनॉमिक वारफेयर में है, इनमें जंग लड़ रहे हैं, वो गजवे हिंद के मुजाहिदीन है। बहरहाल दोस्तों एक तरीके से फिर एक बार इस जैद हामिद ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला है। दोस्तों ऐसे में एक बार फिर आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इसको कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां विदेशी सैनिकों को वापस भेज देंगे। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने खाई कसम, भारत पर पड़ेगा तगड़ा असर। बता दें मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो बनेंगे भारत के लिए नए सिरदर्द, जीत के साथ ही उगलने लगे जहर। दरअसल मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने अपनी जीत के साथ ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि वे अपने देश से विदेशी सैनिकों को बाहर भेजेंगे जिसमें भारतीय सैनिक भी हैं। बता दें कि छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के नेता मुइज़ ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में शनिवार को भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराया था। चुनाव जीतने के साथ ही उन्होंने भारत को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी शुरू कर दी है। शनिवार को हुए चुनाव में जीत के बाद अपनी पहली सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए 45 वर्षीय मुइज़ ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि उनके देश में जो सैनिक है उन्हें वापस भेजा जाएगा। भारत फिलहाल मालदीव में सैन्य तैनाती वाला एकमात्र विदेशी देश है। मुइज़ ने सोमवार रात राजधानी माले में एक रैली के दौरान कहा कि हम मालदीव में स्थित विदेशी सैन्य बलों को कानून के मुताबिक वापस भेजेंगे। निश्चित रूप से हम कानून के अनुसार ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग इन सैनिकों को लाए हैं वे उन्हें वापस नहीं भेजना चाहते, लेकिन मालदीव के लोगों ने फैसला किया है कि निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने पारंपरिक संरक्षक भारत के साथ देश के संबंधों को फिर से स्थापित किया था, लेकिन इससे पहले उनके पूर्ववर्ती अब्दुल्ला यामीन ने बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लेकर मालदीव को बीजिंग की झोली में डाल दिया था। अब एक बार फिर से मालदीव में चीन समर्थक सरकार बनी है जो सरकार में आते ही भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच आपको हम ये भी बता दें कि चीन के पालतू होकर भी भारत के खिलाफ नहीं जा पाएंगे मालदीव के नए राष्ट्रपति, चाहे वो कितना भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, भारत के खिलाफ ही कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां आज भारतीय वायुसेना को मिलेगा पहला ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट तेजस। आखिर क्या है इसकी खासियत बता दें। भारत का स्वदेशी फाइटर
जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब इसके ट्रेनर वर्जन को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। टेस्ट के दौरान तेजस का नया अवतार भी मानकों पर खरा उतरा है। तेजस की निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे मील का पत्थर बताया है। इस LCA ट्रेनर एयरक्राफ्ट को LT 2501 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट भी कहते हैं। HAL बुधवार को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को ट्विन सीटर ट्रेनर LCA तेजस एयरक्राफ्ट सौंपेगा। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, HAL चीफ अनंत कृष्णन मौजूद रहेंगे। जी हाँ, रक्षा अधिकारियों के मुताबिक वायुसेना और HAL के बीच 8 ट्विन सीटर तेजस एयरक्राफ्ट सौंपने का करार हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तेजस का ट्रेनर वर्जन 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान है जो दोस्तों वायुसेना का अधिकारी दूसरे सेना को सिखा सकता है और इसका ये मेन पर्पस है ताकि वायुसेना के नए से नए सैनिक भी इन एयरक्राफ्ट को उड़ाना सीख सकते हैं। अगली खबर की बात करें जहां पर भारत ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि 24 घंटे के भीतर ही ट्रूडो के ढीले पड़ गए तेवर। कहा हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते। भारत ने निकाले 41 राजनयिक तो नरम पड़ गए। जस्टिन ट्रूडो बता दें, कनाडा के खिलाफ भारत के जबरदस्त एक्शन के बाद और ताबड़तोड़ एक्शन के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ हालात को बढ़ाना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि कनाडा भारत की जमीन पर रहना चाहता है ताकि कनाडाई लोगों की मदद कर सके। भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक उसके 41 राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। कनाडा के भारत में 62 राजनयिक है और नई दिल्ली ने कहा कि ये संख्या 41 कम की जानी चाहिए। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत के साथ स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता है। वो नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक तरीके से जुड़ना जारी रखेगा। हम कनाडा के परिवारों की मदद के लिए भारत में मौजूद रहना चाहते हैं। ट्रूडो ने पिछले हफ्ते भी कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने ट्रूडो के इन दावों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आखिर ट्रूडो का ये कैसा व्यवहार है दोस्तों। एक तरफ भारत पर आरोप लगा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारतीय एजेंटों ने करवाया है और दूसरी तरफ भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात कह रहा है और ये कह रहा है कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे और हम भारत के साथ झगड़ा बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को तभी मानना चाहिए ट्रूडो की बात जब ट्रूडो ये पूरी सभा में माफी मांगे भारत को लेकर और कहे कि हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए और हमें माफ कर दे भारत। अगर आप भी मानते दोस्तों ऐसा करना चाहिए ट्रूडो को, तभी भारत फिर से नॉर्मल हो जाना चाहिए। इस मुद्दे पर तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां कहीं का नहीं रहा पाकिस्तान, खास दोस्त चीन ने भी दुत्कारा, ठप पड़ गया CPEC प्रोजेक्ट। जी हां, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान में आम लोगों का जीना मुहाल है। पाकिस्तान आए दिनों भीख का कटोरा लिए अलग अलग देशों के सामने पहुंच रहा है। IMF के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने भी झोली फैलाई थी। खस्ता हाल पाकिस्तान को अब उसके खास दोस्त से भी दुत्कार मिली है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मिसाल माने जाने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का चीन आगे विस्तार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के बार बार अनुरोध के बावजूद चीन ने CPEC परियोजना में नया निवेश करने से इनकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई एक बैठक के बाद ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान चाहता था कि चीन CPEC के तहत ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, बिजली, पारेषण और पर्यटन से संबंधित और अधिक परियोजनाएं जोड़े। हालांकि चीन ने इसमें कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। चीन ने ग्वादर बंदरगाह से कराची में राष्ट्रीय बिजली ग्रिड तक 500 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बनाने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। जी हां, इसके अलावा चीन ने ग्वादर से 300 मेगावाट के कोयला आधारित बिजली संयंत्र को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर करने की पाकिस्तान की याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की योजना चीन से आयातित कोयले के बजाय नए स्थान पर घरेलू उत्पादित कोयले का उपयोग करने की थी। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जहां पर मोदी सरकार के इस फैसले से मलेशिया में मच गया हाहाकार। जी हाँ, भारत सरकार की ओर से गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगाने के बाद से दुनिया के कई देशों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बाद मलेशिया भी चावल की कम आपूर्ति और बढ़ी हुई कीमत से जूझ रहा है। मलेशिया की सरकार ने भारत सरकार से इस बैन को हटाने की अपील की है। घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक
निर्यातक देश है। ऐसे में वैश्विक चावल बाजार प्रभावित हुआ है और कई देश चावल की बढ़ती कीमतों और कम आपूर्ति से जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं। मलेशिया अपने कुल चावल खपत का लगभग 38% आयात करता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत की ओर से चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद मलेशिया चावल की कमी से जूझ रहा है। चावल खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में चावल के पैकेट खत्म है। चावल खरीदने के लिए लोगों के अंदर एक होड़ सी मची हुई है। मलेशिया के खाद्य सुरक्षा मंत्री मोहम्मद साबू ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नागरिकों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा है कि देश में पर्याप्त चावल है। ऐसे में लोगों से आग्रह है कि घबराहट में चावल की खरीदारी न करें। सरकार आयातित चावल की कीमत में वृद्धि से उत्पन्न आपूर्ति समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, वितरण प्रणाली अपनाई जाएगी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान की पहली स्वदेशी सबमरीन का चीन ने उड़ाया मजाक, कहा यह झाड़ू से लहर रोकने की कोशिश। बता दें, चीन ने ताइवान की पहली स्वदेशी सबमरीन का यह कहकर मजाक उड़ाया है कि यह झाड़ू से लहर रोकने की कोशिश है। बता दें कि ताइवान ने बीती 28 सितंबर को ही अपनी पहली स्वदेशी रक्षा सबमरीन का अनावरण किया है, जो कि 2700 टन वजन लेकर जा सकती है। ताइवान को ऐसी 8 पनडुब्बियां यानी सबमरीन बनाने की योजना है। चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान के इस कदम की काफी चर्चा है। अब चीन ने ताइवान के इस कदम का मजाक उड़ाया है। चीन के वरिष्ठ सेना अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने ताइवान के सबमरीन कार्यक्रम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये ऐसा है जैसे आप झाड़ू से समुद्र की लहर को रोकने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने इसे बेवकूफी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि चाहे ताइवान कितने भी हथियार बना ले, वो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दृढ़ संकल्प और मजबूत क्षमताओं को नहीं रोक सकेगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर के ताइवान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है चीन के द्वारा और ताइवान की पहली स्वदेशी सबमरीन को कमजोर बताने की कोशिश की गई है। अगली खबर की बात करें, जहां सऊदी अरबिया और रशिया ने मिलकर कर दिया बहुत बड़ा खेला। यूएस समेत पश्चिमी देशों का निकल रहा तेल दोनों बटोर रहे धन। बता दे, दो बड़े तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब और रशिया ने मिलकर तेल बाजार में खेल कर दिया है, जिसका खामियाजा अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ रहा है। इस खेल की वजह से सऊदी अरब और रशिया ने हाल के महीनों में अतिरिक्त तेल राजस्व में अरबों डॉलर कमाए हैं। दरअसल ये अतिरिक्त कमाई तेल उत्पादन में कटौती की वजह से आई है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस देशों द्वारा उत्पादन में कटौती का जोखिम भरा विकल्प चुनने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में $100 प्रति बैरल तक का उछाल आ गया है। दोनों देशों ने जुलाई 2023 में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया था। इससे तेल बाजार में तेल की सप्लाई कम हो गई, जबकि डिमांड अधिक होने से उसकी कीमतें बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्शन। 11 लाख अफगानों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने का दे दिया आदेश। बता दें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने ऐलान किया है कि उनके देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी 1 नवंबर तक चले जाएं। इस समय सीमा के बाद रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला बलूचिस्तान के मस्तुंग में हुए घातक आत्मघाती विस्फोट के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें 60 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। पाकिस्तान का दावा है कि हाल की अधिकांश आतंकी घटनाओं में कथित तौर पर अफगान नागरिकों या मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तालिबान ने इससे इनकार किया। ऐसे में अब पाकिस्तान ने तालिबान को सबक सिखाने के लिए 11 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया है। मंगलवार को पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान पर एक शीर्ष समिति की बैठक के बाद अंतरिम आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि बैठक में अवैध प्रवासियों के लिए स्वेच्छा से देश छोड़ने की समय सीमा 1 नवंबर निर्धारित की गई है। इस्लामाबाद में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने की, जिसमें इस्लामाबाद में शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां चीनी नौसेना के आगे कहां ठहरता है अपना भारत। पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत क्या है वो आपको बता दें। चीन और पाकिस्तान भारत के नजदीक अपनी नौसैनिक उपस्थिति को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी नौसेना की मदद चीन कर रहा है। हाल में ही चीन ने पाकिस्तान को कई युद्धपोत दिए हैं। चीन पाकिस्तान के लिए पनडुब्बियों का भी निर्माण कर रहा है। ऐसे में आखिर भारत की नौसैनिक ताकत की तुलना में चीन और पाकिस्तान कितने शक्तिशाली हैं वो आपको बता दें। भारतीय नौसेना में शामिल कुल जहाजों की संख्या 295 है, वहीं चीन के कुल जहाजों की संख्या 730 और पाकिस्तान की 114 है। भारतीय नौसेना में वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है, वहीं चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है और तीसरे का समुद्री परीक्षण चल रहा है। पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरीके से
फिसड्डी है। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, जहां भारतीय और पाकिस्तानी नौसेना के पास एक भी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। चीनी नौसेना में 3 हेलीकॉप्टर कैरियर शामिल हैं। पनडुब्बी की बात करें तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास कुल 18 पनडुब्बियों का अंबार है, तो वहीं चीनी नौसेना के पास कुल 78 पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान भी 9 पनडुब्बियों का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ऐसी एक खबर आपको बता दें, जहां जासूसी जहाजों से भारत के समुद्री इलाके को आखिर स्कैन क्यों कर रहा है चीन। ड्रैगन की खतरनाक चाल का हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल हिंद महासागर में वैज्ञानिक परीक्षण करने की आड़ में चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र के विशाल हिस्से का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन जहाजों से इकट्ठा किया गया डेटा मलक्का, जलडमरू, मध्य के उथले पानी और पूर्वी हिंद महासागर के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करने वाली चीनी पनडुब्बियों के लिए अमूल्य होगा। इससे भारत को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। चंद दिनों पहले ही चीन का ओशन साइंस सर्वे शिप शियान 6 भारत की नाक के ठीक नीचे श्रीलंका के हम्बन टोटा पहुंचा है। ये शिप अगले 3 महीने तक हिंद महासागर में पानी के नीचे मानचित्र बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करेगा। हम्बन टोटा बंदरगाह को 2017 से 99 साल के लिए चीन के नियंत्रण में है। चीन आए दिन इस बंदरगाह पर अपने सर्वेक्षण जहाजों को तैनात करता रहता है। भारत ने इसको लेकर श्रीलंका के सामने कई बार आधिकारिक विरोध भी जताया है। जी हाँ, चीन की सरकारी मीडिया शियान जहाज को वैज्ञानिक अनुसंधान पोत कहते हैं। 60 लोगों के क्रू वाला ये पोत समुद्र विज्ञान, समुद्री भूविज्ञान और समुद्री पारिस्थितिकी प्रयोगों को अंजाम दे सकता है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां स्वास्थ्य मंत्री राम बुकवेला ने कह दी ये बात की दवा आयात के लिए भारत बांग्लादेश के साथ करेंगे समझौता। बता दें, श्रीलंका दवा आयात करने के लिए भारत और बांग्लादेश के साथ समझौता करने वाला है। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री केहेलिया राम बुकवेला ने मंगलवार को कहा कि श्रीलंका सरकार दवाओं की आपातकालीन खरीद बंद कर देगी। साथ ही दवा खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के साथ समझौता करेंगे। पिछले साल श्रीलंका के अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की कमी का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण देश में आर्थिक संकट थी। मंत्री राम बुकवेला ने कहा कि 80% दवा आयात भारत और बांग्लादेश से हो रहा है। विपक्ष द्वारा श्रीलंका की संसद में देश के स्वास्थ्य मंत्री राम बुकवेला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका समेत 8 देश मिलकर कर रहे सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। फिलीपींस चीन तनाव बढ़ने की आशंका। बता दें, फिलीपींस और चीन के बीच टकराव बढ़ने का खतरा है। दक्षिण चीन सागर में क्षेत्राधिकार को लेकर जारी विवाद के बीच अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और चीन की राजधानी बीजिंग में दोनों देशों की तल्खी का साफ असर देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने 2 सप्ताह तक चलने वाला सैन्य अभ्यास सोमवार को शुरू किया। इस बहुस्तरीय सैन्य अभ्यास में फिलीपींस और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा जैसे देश भी भाग ले रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि सैन्य अभ्यास को समा 2023 नाम दिया गया है। जी हाँ, सैन्य अभ्यास का ये 6ठा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इस संयुक्त मिलिट्री अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया जैसे देश भाग ले रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के अधिकारी कैप्टन सीएन लेविस ने बताया है कि समा का अर्थ एक साथ होता है और इस अभ्यास की भावनाओं को देखते हुए इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां भारत के बाहर लगी डॉक्टर अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा 14 अक्टूबर को अमेरिका में होगा उद्घाटन। बता दें, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का यानी स्टेचू का अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी यानी कि समानता की प्रतिमा नाम दिया गया है, जिससे प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। राम सुतार ने ही गुजरात में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा देखने में काफी भव्य नजर आ रही है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने जेल के अंदर शुरू कर दी भूख हड़ताल। अन्य बंदियों का भी मिला साथ। बता दें, स्वयंभू सिख धार्मिक उपदेशक और खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह ने 9 साथी बंदियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू कर दिया। इन लोगों ने जेल परिसर के भीतर अपने चुने हुए वकील की पहुंच पर कथित प्रतिबंधित को लेकर ये भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जेल के बाहर अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर ने भी अपने पति और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्य बंदियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किरणदीप ने बताया कि उनके पति और 9 बंदियों ने उनके वकील राजदेव सिंह को कथित तौर पर जेल में उनसे मिलने से इनकार किए जाने के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी। अगली खबर की बात करें, जहां पर कृषि भवन में धरने पर बैठे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी महुआ मोइत्रा समेत कई हिरासत में। जी हां, सांसद
अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को दिल्ली में कृषि भवन के अंदर धरना दिया। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उनको अपॉइंटमेंट देने के बाद भी मुलाकात नहीं की। वहीं जबरदस्ती प्रदर्शन करने पर पुलिस ने अभिषेक बनर्जी, महुआ मित्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने वाले थे। हमने 90 मिनट तक इंतजार किया। उसके बाद हमको बताया गया कि केंद्रीय मंत्री उनसे मिल नहीं पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि साध्वी निरंजन ने आज शाम 4 बजे यानी कल शाम 4 बजे शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, लेकिन उन्हें यही इंतजार कराया गया, जिससे साफ होता है कि वो उनसे नहीं मिलना चाहती थी। टीएमसी नेता ने कहा कि हम बिना मिले नहीं जाएंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे। जिसके बाद ये सब हुआ। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां एनडीए में शामिल होना चाहते थे केसीआर, मैंने उनकी करतूतों की वजह से कर दिया इनकार। जी हां, पीएम मोदी का सबसे बड़ा दावा भड़के केटीआर। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के अनुरोध को उनके कर्मों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। हालांकि तेलंगाना के मंत्री और केसीआर के बेटे केटी रामा राव ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार सरासर झूठ बोल रही है। तेलंगाना में करोड़ों रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने यह दावा भी किया कि एक अन्य मुलाकात के दौरान केसीआर ने उनसे कहा था कि वो तेलंगाना की सत्ता अपने बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव को सौंप देना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि जब उन्होंने केसीआर को हर प्रकार का मदद देने से इनकार कर दिया, तब से वो उनसे दूर भागने लगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का लोकप्रिय नाम केसीआर है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, काफी देर तक हिलती रही धरती, तीव्रता 6.2। बता दें दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों और दफ्तरों के बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदानों में आ गए। मंगलवार को 1, 2 नहीं 4 बार भूकंप आया था। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था। जिस भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए वो आधे घंटे में दूसरी बार आया था। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि दिल्ली, उत्तराखंड के अलावा नेपाल में भी झटके महसूस हुए। नेपाल में तो भूकंप इतना तेज था कि वहां घर की दीवारें गिरने की भी तस्वीरें सामने आई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप लोगों ने भी कल वाला भूकंप महसूस किया? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपके एक कमेंट्स को हम देखेंगे भी और लाइक भी करेंगे, तो करना मत भूलिएगा कमेंट। ऐसे में ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर